कुछ भी नहीं है। एक काबा है, एक खुदा है, एक रसूल है, इसके मानने वाले मुसलमान हैं। कुरान में कहा गया है कि सारे इंसानों को एक ही माँ बाप से पैदा किया गया, आदम और हव्वा से पैदा किया गया, और विभिन्न जातियों में समुदाय में बांट दिया गया है ताकि पहचान पैदा हो सके। सीमांचल का और मिथिलांचल का भी विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। हमारा संगठन खड़ा हो गया है और हमने वो किया है कि भाई 4 अगर हमारे तोड़े गए हैं तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 24 लाएंगे। तो पिछली बार हम 19 सीट पे लड़े थे, तो जाहिर है कि 24 को लाने के लिए तो 24 से अधिक सीटों पर ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये मामला वक्त, हालात, संगठन और एलायंस को सामने में रखकर जनाब बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब, ये जाति जनगणना की घोषणा वो किस तरीके से ले रही है? देखिए, जातीय आधारित गणना देश में होना चाहिए ताकि गरीबों का, पिछड़ों का की सही तस्वीर सामने में आए। चूंकि एससी और एसटी को एक रिजर्वेशन मिले हुए 70 साल हो गए, उनकी हालत भी अभी अच्छी नहीं हुई है। दूसरे जो दलित हैं उनकी भी हालत अच्छी नहीं हुई है। सेंसस का मेन मोटो ही यही है कि उसकी बुनियाद पर आगे के मंसूबे बनाए जाएं। तो जब तक विभिन्न जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन नहीं हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं बनाए जा सकते। लेकिन मामला ये है कि वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अपोजिशन के लोग एक आवाज उठा रहे थे और उसको एनडीए के लोगों ने लपक लिया है कि हम करेंगे, और कब तक करेंगे इसका एक टाइमलाइन तय होना चाहिए कि 2 साल या 3 साल के अंदर में करेंगे और उसके जो नतीजे आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। चूंकि इस वक्त बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, इसको रद्दी के खाते में डाल दिया गया है। 500 करोड़ रुपए असेंबली से दिया गया, और मैं दावा करता हूं कि पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक 6 महीने तक पूरा इस काम में लगे रहे। 5000 करोड़ का खर्चा हुआ है। लेकिन आप पत्रकार हैं, क्या उसकी रिपोर्ट है आपके पास? आज तक बिहार गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक नहीं किया है। लिमिटेड कॉपियां छापकर अपने एमएलए को, एमएलसी को सिर्फ तकसीम कर दिया। उसके बाद वो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि हम जाति आधारित गणना करेंगे, उसका क्या फलाफल हुआ? उसमें रिपोर्ट सामने में आई है कि उसमें एससी एसटी की हकमारी हुई है, दलितों की हकमारी हुई है, अकलियतों की हकमारी हुई है। उस पर कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा न करे कि एक उठती हुई आवाज को दबाने के लिए कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं। हुकूमत को तय करना चाहिए कि हम इतने दिनों में करेंगे और इसके नतीजे पर कार्रवाई करेंगे, तभी इसका मकसद पूरा होगा। एक और बात की चर्चा है कि मुसलमानों की जाति जनगणना, अरे भाई, तो जाति आधारित गणना होगी तो सबकी होगी ना, जात से कोई निकला हुआ थोड़े है। मुसलमानों के दरमियान में जात में यह फर्क है कि और लोगों के जात में यह फर्क है कि रिश्ते नाते में रुकावट होती है, पूजा पाठ इबादत में रुकावट होती है। मुसलमानों के यहाँ जात पात पहचान की चीज है। मुसलमानों की जो किताब है, जो मुसलमान कहता है कि पूरे संसार के लिए आई है, कुरान में कहा गया है कि सारे इंसानों को एक ही माँ बाप से पैदा किया गया, आदम और हव्वा से पैदा किया गया, और विभिन्न जातियों में, समुदाय में बांट दिया गया है ताकि पहचान पैदा हो सके। उससे बड़ा छोटा, पैदाइश से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, चाल चरित्र से और अपने कर्म से बड़ा छोटा होगा। इसलिए मुसलमानों के अंदर में विभिन्न जातियां हैं, यह सच्चाई है, इसमें घबराने की कौन सी बात है। ये जो हैं कुछ लोग फसादी किस्म के लोग हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों भी ऐसा है वैसा है। कुछ भी नहीं है। एक काबा है, एक खुदा है, एक रसूल है, इसके मानने वाले मुसलमान हैं। विभिन्न जाति जान पहचान की उनकी चीज है, उनके इबादत खाने में कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जात पात का गलत प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि सिर्फ जाति जनगणना न करके इकोनॉमिकल यानी आर्थिक जनगणना इसके साथ जोड़ा जाए कॉलम। जाहिर है कि जो सेंसस होता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, किनका घर कैसा है, बल्कि आर्थिक गणना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि उसके बगैर तो सही तस्वीर ही सामने में नहीं आएगी। इसमें भी चूंकि बहुत सारी चीजें आएंगी, जो कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं, किसको कितनी भूमि है, किसकी सामाजिक हैसियत कैसी है, वो तो उनका जो फॉर्मेट सामने में आएगा उसके बाद कही जाएगी। लेकिन चूंकि बिहार से जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है, तो उसमें जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो भी सामने, आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण उसमें हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं उसमें जो ओबीसी समाज के मुसलमान होंगे, हाँ, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण आज भी जो आरक्षण है उसमें से आरक्षण उनका मिला हुआ है, लेकिन उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। मैं आपको बता दूं, बिहार में सिर्फ 1-2 जाति है मुसलमानों की जो फॉरवर्ड में है, बाकी सब लोग तो गरीब है। कोई दुनिया है, कोई कलाल है, कोई अंसारी है, तो इसी में लोग बटे हुए हैं। तो उनकी भी जो आप देखेंगे कि बिहार में सबसे कम नौकरी अगर मिली है तो दलितों को और मुसलमानों को।
दो आंकड़े में पेश कर देता हूं कि बिहार में अगड़ी की जाति की कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 37 लाख है, नौकरी 58,000 होनी थी, 1,57,000 नौकरी मिली है। जिनकी आबादी 41 लाख है, उनकी नौकरी 71,000 होनी थी, 1,71,000 मिली है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा मिली है। लेकिन आपको मैं बता दूं, दलितों की आबादी 20% है और उसकी आबादी जो है 2,56,00,000 है। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, एससी और एसटी को, उनको नौकरी नहीं, एससी को सिर्फ उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 4,11,000, 2,91,000 नौकरी उनको मिली है, 1,11,000 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जरिए से रिजर्वेशन के बावजूद भी इनकी नौकरियों को छिपा गए लोग। और उसके बाद देखेंगे आप मुस्लिम माइनॉरिटी का जो मामला है, उनकी आबादी के अनुपात में 18% आबादी है बिहार में, मुस्लिम आबादी 2,31,00,000 आबादी है इनकी, और उनकी नौकरी होनी चाहिए थी 3,68,000। सिर्फ उनको 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित रखा गया है। तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो कराया तो लाना चाहिए था, कोई उनको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि वंचित समाज को। आपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की लेकिन दवाई नहीं लिखी, तो दवा लिखे बगैर बीमार का भला होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार अगर करना चाहती है तो इन चीजों पर भी उसको तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ये ख्वाहिश थी कि वैसे साहब की सभा दरभंगा में भी हो, नहीं हुई है। क्या लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा यहाँ के कार्यकर्ताओं? यकीनन है कि आपके ख्वाहिशों का, बल्कि बहुत सारे वर्करों का नहीं, हमारे मीडिया के साथियों की भी ख्वाहिश है। तो इसलिए आप लोगों के ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा और अनकरीब ही यहाँ पर भी प्रोग्राम होगा। अभी तो जल्दी में वो प्रोग्राम तय हुआ और शिवहर से काफी दबाव था, वहाँ का प्रोग्राम तय हो गया है। हम लोग तो चाहते थे कि सर कम से कम 4-5 दिन रहे, यहाँ पर मधुबनी में प्रोग्राम करा दें, दरभंगा में प्रोग्राम करा दें, और दरभंगा में प्रोग्राम किए बगैर मिथिलांचल में आना ही क्या है, ये तो सेंटर है भैया। मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। मुद्दों पर मुद्दे कमी है क्या आपको? आप बिहार में है, आप मुद्दे नहीं देख रहे हैं? भ्रष्टाचार इसकी जो गंगोत्री बह रही है, ऐसा कभी आपने देखा? लोकतंत्र नाम की कोई चीज रह गई है? अफसरशाही का नंगा नाच किस तरह से हो रहा है? शराब खाने कल तक चलते थे, उनके टैक्स के पैसे गवर्नमेंट के खाते में जमा होते थे। आज शराब की कालाबाजारी हो रही है, दलालों को और पुलिस को और सरकार के लोग इसको आज हजम कर रहे हैं। कौन सा काम है? स्कूलों में टीचरों की बहाली हो गई है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटियों को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। कौन सी कल ठीक है? कल तक लूट हो रही थी सड़कों पर, आज बिहार में सबसे ज्यादा लूट अगर कहीं है, एस्टीमेट घोटाला है। जो काम 10 लाख रुपए में होना चाहिए था वो 1 करोड़ में हो रहा है। आप कहें किन मुद्दों पर? और अगर राष्ट्रीय स्तर पर आकर देखें तो 56 इंच वाले का सीना सिकुड़कर 36 इंच हो गया है। और आप देखेंगे रुपए की कीमत हर दिन गिरती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सरकारी नौकरी की बात कहने वाला, लाखों रुपए की सूट पहनने वाला, पकौड़ा बेचने वालों को कहता है कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो मुद्दे ही नहीं आपको। सर एक सवाल मेरा सुन लीजिए कि दरभंगा में पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपने जो है लोगों को निराश किया, लोग इस बात को लेकर नाराज थे कि एमआईएम ने दरभंगा में अपना उम्मीदवार नहीं किया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो दरभंगा की तैयारी कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा या इस बार जो है जो तैयारी में है फुलफिल कर रहे हैं? मैंने इस बात को पहले कह दिया है, हमारा जो पार्टी के साथ जो लोग समर्पित कार्य करता है वो अपने लीडर को अगर फॉलो करते हैं तो वह समर्पित कार्य करता है, वह नहीं। अगर जिनका निज स्वार्थ है, निज स्वार्थ की वजह से हमारे पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों को मायूसी होगी। पार्टी के चीफ, हमारी जो इलेक्शन के सिलसिले में जो हमारा मैनेजमेंट है, जो एडवाइजरी कमेटी हमारी है, उसके अनुरूप फैसले लिए जाएंगे और जो समर्पित कार्य करता होगा उस फैसलों को मानेंगे। आज जो लोग निज स्वार्थ के लिए आए हैं उनको उदासीनता। दरभंगा में सर 10 सीट है, तो किसी में आपको अभी तक लगा कि है लड़ाना चाहिए? अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी काफी दिन है यार, अभी देख रहे हैं, हम लोग दौड़ा रहे हैं कि कौन इलाके में कौन हमारा आदमी है जो अच्छा कर सकता है। हम लोग सारी चीजों का सर्वे करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद में फैसला मिथिलांचल में बैठे हैं सर, कोई संदेश मिथिलावासी को? मैं कह रहा हूं कि मिथिला और सीमांचल की हालत यूं ही खराब है। इस इलाके की बड़ी अनदेखी दिल्ली और पटने में बैठकर लोगों ने की है ना। एक हवाई अड्डा बनते बनते लगता है कि हवाई अड्डा नहीं, ऊपर से आसमान से चांद उतारा जा रहा है, वो भी पूरा काम नहीं हो सका है। इस इलाके के में सैलाब की तबाही है, सैलाब से बचाने का, बाढ़ से कटाव से निजात दिलाने का कोई काम नहीं हो सका है। और अगर संतुलित विकास की बात कही जाए तो पटने के करीब करीब के क्षेत्रों के बराबर सीमांचल का और मिथिलांचल का भी विकास होना चाहिए।